क्या आपको पता है कि भारत में 100 से भी ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं? और ये कोई मतलब एक जैसे पार्क्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। सोचिए, एक तरफ लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर एक पार्क है, तो दूसरी तरफ राजस्थान के तपते रेगिस्तान में। और एक तो पानी पर तैरता हुआ भी है। हाँ, बंगाल की खाड़ी में। बिल्कुल। ये सिर्फ नक्शे पर बने हुए हरे धब्बे नहीं है। नहीं, ये भारत की जो अद्भुत प्राकृतिक विरासत है उसके जीते जागते किले हैं, और हर किले की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग खजाना है जिसकी वो रक्षा कर रहा है। आज हमारे पास भारतीय भूगोल पर कुछ बहुत दिलचस्प स्टडी नोट्स हैं, और इन्हीं के सहारे हम भारत के इन राष्ट्रीय उद्यानों की दुनिया में एक सफर पर निकलने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि ये पार्क आखिर होते क्या हैं, ये इतने जरूरी क्यों हैं, और हम कुछ सबसे अनोखे पार्कों की सैर भी करेंगे। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये किसी आम जंगल से या फिर किसी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से अलग कैसे है? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं पर सारा राज छिपा है। आसान भाषा में कहूं तो राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण का सबसे ऊंचा स्तर है। सबसे ऊंचा स्तर? हाँ, अगर कोई वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एक निजी संपत्ति कृपया अंदर न आए वाले साइन बोर्ड जैसा है, तो राष्ट्रीय उद्यान एक मजबूत तिजोरी की तरह है। तिजोरी? ये सुनने में तो बहुत गंभीर लग रहा है। मतलब कितनी सख्त पाबंदियां होती हैं यहाँ? बहुत ज्यादा। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि की इजाजत मतलब बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं? जैसे मवेशी चराना? हाँ, मवेशी चराना तो भूल ही जाइए। कोई निजी जमीन नहीं हो सकती, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो संरक्षित जानवर हैं उनका शिकार करना या उन्हें पकड़ना तो एक गंभीर अपराध है। अच्छा। आप जंगल से एक सूखी लकड़ी तक नहीं उठा सकते। यहाँ तक कि पार्क की सीमाओं को बदलना भी लगभग नामुमकिन है। अच्छा, तो ये तिजोरी वाली बात बिल्कुल सही है। मतलब एक बार जो इलाका नेशनल पार्क बन गया उसे बदलना बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल। ऐसा नहीं हो सकता कि कल को कोई सरकार कहे कि चलो यहाँ एक फैक्ट्री लगा देते हैं। बिल्कुल नहीं। किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में अगर बदलाव करना हो तो उसके लिए राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। ओहो। जो एक बहुत बड़ी कानूनी प्रक्रिया है। ये दिखाता है कि इन क्षेत्रों को कितनी गंभीरता से सुरक्षित रखा जाता है। एक बार कोई जगह राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो गई तो उसे वापस वन्यजीव अभयारण्य जैसी कम संरक्षित श्रेणी में नहीं डाला जा सकता। अच्छा, ये एक तरह से वन वे टिकट है, सिर्फ और ज्यादा सुरक्षा की तरफ। ठीक है। तो ये वाकई में हमारी प्राकृतिक दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरियां हैं। चलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि यहाँ से ये और भी दिलचस्प हो जाता है। जैसा मैंने शुरू में कहा, भारत में 106 से ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये सब मिलकर करीब 40,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका घेरते हैं। सुनने में ये देश के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 1.23% लगता है, जो शायद कम लगे। हाँ, थोड़ा कम लगता है। लेकिन असल में इलाका इतना बड़ा है कि इसमें केरल जैसा पूरा राज्य समा सकता है। यह हमारे देश के पर्यावरण के संतुलन के लिए फेफड़ों की तरह काम करता है। बिल्कुल सही कहा। और इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? पहला कदम? हाँ, पहला कदम। हमारे नोट्स बताते हैं कि यह 1936 में बना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो अब उत्तराखंड में है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका असली नाम कुछ और था। हाँ, हैली नेशनल पार्क। बिल्कुल। और इसका नाम उस मशहूर शिकारी से संरक्षणवादी बने जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। अच्छा, वही जिन्होंने आदमखोर बाघों पर किताबें लिखी थीं। हाँ, वही। बाद में उन्होंने ही बाघों को बचाने के लिए आवाज उठाई। ये एक तरह से भारत के संरक्षण के सफर की शुरुआत थी। और पहले से लेकर सबसे बड़े तक का सफर भी कमाल का है। हमारे नोट्स में भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र है, लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क। हाँ, हेमिस। इसका आकार है 4,400 वर्ग किलोमीटर। ये अपने आप में एक विशाल दुनिया है। ये इतना बड़ा है कि इसमें पूरी दिल्ली 7 बार समा सकती है। 7 बार? और ये अपनी बर्फीली वादियों और सबसे बढ़कर वहां रहने वाले हिम तेनुओं यानी स्नो लेपर्ड्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। 4,400 वर्ग किलोमीटर। इतने बड़े इलाके में एक हिम तेंदुए को ढूंढना तो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा ही होगा। बिल्कुल। और यही वजह है कि ये पार्क इतना बड़ा है। हिम तेंदुए को घूमने फिरने और शिकार करने के लिए बहुत बड़े इलाके की जरूरत होती है। हेमिस पार्क उसे वही घर देता है। अच्छा। अब इसकी तुलना सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान से कीजिए।
हाँ, ये तो कमाल का विरोधाभास है। सबसे छोटा पार्क है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, और इसका आकार सिर्फ 0.03 वर्ग किलोमीटर। ये तो किसी बड़े शहर के एक मोहल्ले से भी छोटा है। तो असल में ये आंकड़े हमें सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि एक पार्क बड़ा है और एक छोटा, ये बता रहे हैं कि भारत की संरक्षण नीति कितनी लचीली और समझदार है। कैसे? देखिए, ये नीति पहाड़ों पर एक तेंदुए के लिए विशाल साम्राज्य बना सकती है और साथ ही समुद्र में मूंगों यानी कोरल्स की एक छोटी सी नाजुक दुनिया के लिए एक नन्हा सा किला भी बना सकती है। सही बात है। ये जो अडेप्टेबिलिटी है, यानी हर जरूरत के हिसाब से ढल जाने की क्षमता, यही इसकी कामयाबी का असली राज है। ये एक शानदार नजरिया है। ये वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका नहीं है, बल्कि हर इकोसिस्टम की अपनी जरूरत को समझना है। चलिए अब अपनी वर्चुअल सफारी शुरू करते हैं और भारत के कुछ और अनोखे पार्कों की सैर करते हैं। जरूर। पहला पड़ाव भारत का दिल, मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अच्छा, टाइगर स्टेट। यहाँ देश में सबसे ज्यादा पूरे 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कान्हा और बांधवगढ़ जैसे पार्क तो बाघों के लिए दुनिया भर में एक तीर्थ की तरह हैं। यहाँ बाघों की आबादी को बचाने के लिए जो काम हुआ है वो एक मिसाल है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश बाघों का गढ़ है, लेकिन हमारे नोट्स में एक ऐसी जगह का जिक्र है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। आप केबुल लामजाओ की बात कर रही हैं? हाँ, मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, दुनिया का इकलौता तैरता हुआ पार्क। ये सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है? ये सच में प्रकृति का एक अजूबा है। ये पार्क लोकटक झील पर तैर रहा है। झील पर? हाँ, इसके तैरने का राज है फुमडीज। फुमडीज असल में वनस्पति, मिट्टी और सड़े गले जैविक पदार्थों से बने विशाल द्वीप होते हैं। अच्छा। जो किसी चटाई की तरह झील की सतह पर तैरते रहते हैं। पार्क का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं तैरती हुई फुमडीज पर बना है। मतलब जानवर और पेड़ पौधे इन तैरती हुई जमीन पर रहते हैं? ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। और ये पार्क एक बहुत ही खास हिरण का आखिरी घर है, संगाई हिरण, जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। डांसिंग डियर? वो क्यों? जब ये इन तैरती हुई फुमडीज पर चलता है तो जमीन के हिलने की वजह से ऐसा लगता है जैसे ये नाच रहा हो। ये पूरा इकोसिस्टम बहुत ही नाजुक है और संगाई हिरण पूरी तरह से इसी पर निर्भर है। वाह, पानी पर तैरते हुए एक जंगल की तस्वीर, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और चलिए अब इससे बिल्कुल उल्टे माहौल में चलते हैं, रेगिस्तान की तरफ। हाँ, एक ऐसी जगह जहां पानी की एक एक बूंद कीमती है। हमारे नोट्स हमें राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क ले जा रहे हैं। हाँ, यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है। दूर दूर तक फैले रेत की टीले, कटीली झाड़ियां, लेकिन ये मत समझिए कि यहाँ जीवन नहीं है। अच्छा। ये पार्क ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति का घर है। इसके अलावा यहाँ रेगिस्तानी लोमड़ी, चिंकारा और कई तरह के जीव पाए जाते हैं जिन्होंने खुद को इस कठोर माहौल में जीना सिखा लिया है। और सूखे रेगिस्तान से अब हम चलते हैं भारत के पूर्वी तट पर, जहाँ नमी और रहस्य है। एक ऐसी दुनिया जो जमीन और पानी के बीच में बसी है। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन। सुंदरबन का नाम सुनते ही दिमाग में दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल और वहाँ के रॉयल बंगाल टाइगर की तस्वीर आती है। यहाँ के बाघ दुनिया में सबसे अलग हैं। अलग कैसे? मैंने सुना है कि ये पानी से नहीं डरते। डरते नहीं है, बल्कि ये बेहतरीन तैराक हैं। ये मैंग्रोव की दलदली नदियों में आसानी से तैरकर शिकार करते हैं। कमाल है। ये दुनिया के एकमात्र बाघ हैं जो खारे पानी के दलदली जंगल में रहते हैं और इन्होंने केकड़े और मछली खाना भी सीख लिया है। ये दिखाता है कि जिंदा रहने के लिए जानवर खुद को कैसे ढाल लेते हैं। सच में अद्भुत है। और मेरे नोट्स में सुंदरबन के आगे कई टैग लगे हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक टाइगर रिजर्व है और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इन सब का क्या मतलब है? ये गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल एक साथ जीतने जैसा है क्या? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। इसे सुरक्षा की 3 परतों की तरह समझिए। 3 परतें? हाँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग पूरी दुनिया को बताता है कि ये जगह पूरी इंसानियत के लिए खास है। इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा। टाइगर रिजर्व होने का मतलब है कि यहाँ एक स्पेशल सिक्योरिटी टीम है जिसका पूरा ध्यान सिर्फ बाघों और उनके घर को बचाने पर है। और बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब है कि हम सिर्फ जंगल और जानवरों को नहीं, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उसमें इंसान भी शामिल है? हाँ, जिसमें वहाँ रहने वाले स्थानीय इंसान और पर्यावरण के साथ उनका रिश्ता भी शामिल है। ये तो बहुत ही व्यापक सोच है।
सुंदरबन की तरह ही एक और मशहूर यूनेस्को साइट असम का काजीरंगा है। हाँ, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध। बिल्कुल, ये भी तो भारत की संरक्षण की एक बड़ी कामयाबी की कहानी है। निश्चित रूप से। एक समय था जब गैंडों की संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन आज काजीरंगा में दुनिया की 2/3 एक सींग वाले गैंडों की आबादी रहती है। वाह! काजीरंगा, सुंदरबन, केबुल लमजाओ, हेमिस, ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान अपने असल मकसद को कैसे पूरा कर रहे हैं, खास और लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके अनोखे घरों की रक्षा करना। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की हमारी इस यात्रा से कुछ मुख्य बातें एकदम साफ हैं। पहली तो ये कि राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ जंगल नहीं बल्कि सख्त कानूनी नियमों वाली सुरक्षित तिजोरियां हैं। दूसरी बात, भारत के पास 106 से ज्यादा पार्कों का एक बहुत बड़ा और विविध नेटवर्क है, जो बर्फीले पहाड़ों से लेकर गर्म रेगिस्तान और दलदली जंगलों तक फैला है। तीसरी, ये पार्क आकार और प्रकार में बहुत अलग हैं। सबसे बड़े हेमिस से जो हिम तेंदुए के विशाल साम्राज्य की रक्षा करता है, सबसे छोटे साउथ बटन आइलैंड तक, जो मूंगों के छोटे से बगीचों को बचाता है। यही विविधता इनकी ताकत है। और आखिर में कुछ पार्कों को उनकी अनूठी विशेषताओं जैसे मणिपुर का तैरता हुआ पार्क और संरक्षण के महत्व के लिए जैसे सुंदरबन और काजीरंगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये पार्क सिर्फ वीकेंड पर घूमने फिरने या सफारी करने की जगह नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये महत्वपूर्ण जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं, जो हमारे पर्यावरण के संतुलन के लिए बेहद जरूरी हैं। ये हमारी प्राकृतिक विरासत के संरक्षक हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इन अनमोल खजानों को सहेज कर रख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। हमारे स्रोत ये तो बताते हैं कि इन पार्कों के अंदर क्या नियम है, पर वे उन दबावों के बारे में ज्यादा बात नहीं करते जो बाहर से आ रहे हैं। सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे भारत की आबादी और अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इन संरक्षित द्वीपों को भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए किन नई रणनीतियों की जरूरत होगी। एक जरूरी सवाल है। और क्या सिर्फ पार्कों के अंदर सुरक्षा काफी है, या हमें संरक्षण में मदद के लिए उनके आसपास के इलाकों का प्रबंधन करने के बारे में भी सोचना होगा?